हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शेड्यूल में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजपूत राजवंशों की कि राजपूतों का उदय कब हुआ, कब से कब तक इनका शासनकाल रहा है और ये कब तक अस्तित्व में रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के टूटने के बाद 1000 से 1200 ईस्वी की अवधि के दौरान उत्तर भारत और देश के विभिन्न हिस्सों में कई राजपूत राज अस्तित्व में आए। राजपूत शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत शब्द राजपुत्र से हुई है, जिसका अर्थ है किसी राजा का पुत्र या शाही वंश का कोई व्यक्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत हैं। यह कहा जा सकता है कि विविध तत्वों ने राजपूत कबीले को आकार दिया। वे निरंतर अंतर विवाह और सामान्य रीति रिवाजों को अपनाकर समरूप हो गए। राजपूत कुलों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाने वाली विशिष्ट विशेषताएं भूमि, परिवार और सम्मान से लगाव थी। अब इनमें हम राजवंशों की बात करें तो पहला और सबसे फेमस जो राजवंश है, सबसे प्रसिद्ध राजवंश, वो है चौहान। चौहान या चाहमान राजवंश, याद रखिएगा। तो पहला है चौहान या चाहमान राजवंश। चौहानों ने 7वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया। वे पहले प्रतिहारों के सामंत थे और बाद में राजा सिंहराज के शासनकाल के दौरान इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इनकी राजधानी थी शाकंभरी। जयपुर के पास वर्तमान में उसे सांभर के नाम से जाना जाता है। राजधानी को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए इन्हें अजमेर के चाहमानों के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था सिंहराज। सिंहराज का शासनकाल 944 से 971 ईस्वी का है। इसके संस्थापक हैं सिंहराज। तो चौहान वंश के संस्थापक हैं सिंहराज। इनके कई बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनमें अजय राज द्वितीय, दूसरा नाम आता है अजय राज। अजय राज द्वितीय की बात करें, इनके शासनकाल की हम बात करें तो 1110 से 1135 ईस्वी का रहा। शहर अजमेर शहर, जिसे पहले नाम अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, तो अजय मेरू को बसाने का जो श्रेय है वो अजय राज द्वितीय को जाता है। तो अजय मेरू के संस्थापक हैं अजय राज द्वितीय। अगले शासक हैं विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें विसल देव के नाम से भी जाना गया। इनका शासनकाल 1150 से 1164 ईस्वी रहा। इन्होंने प्रसिद्ध नाटक हरिकेली लिखी। इन्होंने लिखा विग्रह राज चतुर्थ ने, विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव। तो इन्होंने कौन सी नाटक लिखी? इन्होंने हरकेली नाम की एक प्रसिद्ध नाटक लिखी, जिस संरचना के बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा में परिवर्तित कर दिया। इस संरचना को बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा में परिवर्तित कर दिया। याद रखिएगा, हरकेली नाटक को ही 2.5 दिन का झोपड़ा में परिवर्तित किया गया, जो किसके द्वारा लिखा गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। इसका निर्माण उनके शासनकाल के दौरान में किया गया था। अगले हैं पृथ्वीराज तृतीय। इनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। सभी चौहानों में सबसे प्रसिद्ध रहे इन्होंने। तराइन की पहली लड़ाई में इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था और दूसरी लड़ाई में ये मोहम्मद गौरी से हार गए थे और वो वहीं पर मारे गए। तो 1191 में पहली लड़ाई हुई और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और 1192 में वे हार गए। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय 2 कविताएं हैं जो इनके दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम था चंद्रवरदाई। ठीक है। अगले शासक हैं हरिराजा।
पृथ्वीराज तृतीय के बाद जो अगले शासक हैं हरिराजा, इनका शासनकाल 1193 से 1194 ईस्वी तक माना गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराजा को हराया था और अजमेर पर विजय प्राप्त की थी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया और चौहान सत्ता का वहां से अंत हो गया। तो याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन था उसने हरिराजा को हराया था। 1194 ईस्वी में आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद में वहां पे कब्जा कर लेता है। फिर समय के साथ में 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे जो है चौहान सत्ता वहां से खत्म हो गया। अगला है बुंदेलखंड के चंदेल। बुंदेलखंड के चंदेल, तो चंदेल राजवंशों का जो शासन था वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रहा है। तो कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के ये वंशज थे। याद रखिएगा, जो चंदेल थे वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के वंशज थे और इनके संस्थापक का नाम था नानुक देव। इनके संस्थापक थे नानुक देव। इनका शासनकाल 831 से 845 ईस्वी तक था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी राजधानी खजुराहो थी। तो बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। इनके महत्वपूर्ण शासकों की बात करें, उनमें जय शक्ति का शासनकाल 865 से 885 ईस्वी तक रहा है। तो अगले जो महत्वपूर्ण शासक है वो जय शक्ति। महोबा शिलालेख में इनके बारे में उल्लेख है कि जय शक्ति के नाम पर चंदेला का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया था। तो बाद में जो चंदेल है, जो वहाँ का क्षेत्र है, उसे जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। वो किसके नाम से रखा गया था? जय शक्ति के नाम से। अगले शासक यशोवर्मन, 925 से 950 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? यशोवर्मन को जाता है। अगले हैं धंगदेव या धांगादेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। 950 से 999 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। खजुराहो शिलालेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है कि कोसल, कृत, कुंतल और सिंघल के शासक विनम्रता पूर्वक धंग के अधिकारियों के आदेशों का पालन करते थे। इसमें यह भी बताया गया कि युद्धों में इनकी सफलता के परिणाम स्वरूप आंध्र, अंग, कांची और राधा के राजाओं की पत्नियां इनकी जेलों में रहती थी। इनके शासन के दौरान खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। अगले शासक हैं विद्याधर। तो चंदेल वंश के अगले जो शासक है विद्याधर, इनका शासनकाल 1003 से 1035 ईस्वी तक रहा है। गजनी के महमूद ने राज्य पर आक्रमण किया और विद्याधर से उनको जो है हर महीने जो है पैसे देने के लिए बाध्य किया था। तो विद्याधर को महमूद गजनवी को क्या देनी पड़ती थी? श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी। इनके शासनकाल के दौरान कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर के शासनकाल के दौरान कराया गया। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली चंदेलों के शासनकाल के दौरान खजुराहो में अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण अधिकतर कराया गया है, ये चंदेलों के द्वारा कराया गया है। ठीक है, तो अगला है राजवंश है मालवा का परमार राजवंश। मालवा का परमार राजवंश। मालवा के परमारों की बात करें तो परमार जो सबसे प्रमुख रहे उनका नाम था राजा भोज, जो कि परमार वंश थे। तो परमार राजा सियाका द्वितीय द्वारा हरसोला ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार परमार मान खेत के राष्ट्रकूटों के सामंत थे और 10वीं शताब्दी ईस्वी में खुद को स्थापित किया था। सर्वप्रथम परमार राजा का नाम उपेंद्र था। याद रखिएगा, पहले जो संस्थापक हैं उनका नाम उपेंद्र है। तो पहले परमार राजा उपेंद्र थे। परमार मतलब दुश्मन के हत्यारे, परमार का अर्थ होता है दुश्मनों के हत्यारे। इन्होंने मालवा पर शासन किया और अपनी राजधानी धार को बनाई। धार जो इंदौर संभाग में मध्य प्रदेश का एक जिला है। ऐसा माना जाता है कि इसकी राजधानी धार पर लगातार हमलों के कारण, इसको पहले धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, तो धार में लगातार हमले होते रहे, जिस कारण परमार शासकों ने अपनी राजधानी मंडप दुर्गा अर्थात मांडू में स्थानांतरित कर दी। परमारों ने ज्यादातर शैव धर्म का पालन किया और जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया।
अब महत्वपूर्ण शासकों की अगर हम बात करें, जिनमें आते हैं सिंधु राज। उपेंद्र संस्थापक थे। अगले शासक हैं सिंधु राज। सिंधु राज का शासनकाल 990 से 1010 ईस्वी तक रहा। याद रखिएगा, सिंधु राज जो परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक है। इनकी जीवनी थी नव सहसांक चरित। इनके दरबारी कवि पद्मगुप्त द्वारा लिखी गई थी। तो नव सहसांक चरित किसके द्वारा लिखी गई? पद्मगुप्त, जो इनके दरबार में रहते थे। अगले शासक हैं भोज। भोज का जो शासनकाल था 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक रहा। तो राजा भोज, राजा भोज, इसके लिए हम एक कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वो वही राजा भोज है। तो राजा भोज का जो शासनकाल है वो 1010 से 1055 ईस्वी तक रहा। भोज ने गजनवी के खिलाफ अपनी लड़ाई में हिंदू शाही शासक अनंत पाल को आगे बढ़ाया था। इन्होंने व्याकरण, कविता, रसायन विज्ञान, योग आदि के बारे में भी लिखा। इन्होंने धारा में सरस्वती का मंदिर बनवाया और संस्कृत शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किया। तो संस्कृत विद्यालय का भी इन्होंने वहाँ पर स्थापना कराई थी। इन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की। इस क्षेत्र में भोजेश्वर मंदिर और 3 बांधों का निर्माण कराया था, जिनमें सबसे प्रमुख बांध था साइक्लोपियन बांध, जो बाद में हुसंग शाह के द्वारा तोड़वा दिया गया था। ये भी हम पढ़ने वाले एमपी हिस्ट्री में। तो एमपी हिस्ट्री में जो मध्य प्रदेश में जिनका राजवंश था उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर अगले शासक है लक्ष्मण देव, जिन्हें लक्ष्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1086 से 1094 ईस्वी तक रहा है। नागपुर प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार लक्ष्मदेव ने कई सैन्य सफलताएं हासिल की। तब इनके पतन की अगर बात करें तो अंतिम ज्ञात परमार राजा महलक देव, ऐसा माना जाता है कि 1305 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर दिल्ली से आया अलाउद्दीन खिलजी और वहाँ पर जाकर उसने क्या किया, परमार वंश को समाप्त कर दिया और मालवा क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कब्जा कर लिया। अगला है गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। गुजरात के जो सोलंकी वंश थे तो चालुक्य, बादामी, वेंगी और कल्याणी के चालुक्यों से अलग थे। गुजरात के चालुक्य बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य से अलग थे। इन्होंने 950 से 1300 ईस्वी के बीच गुजरात और काठियावाड़ में अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इनकी राजवंश की 3 मुख्य शाखाएं थी। नंबर 1, सबसे पुरानी शाखा ने मध्य भारत के मत्ता मयूर क्षेत्र पर शासन किया था। याद रखिएगा, मत्ता मयूर क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। दूसरा है जो दक्षिण गुजरात पर शासन किया। दक्षिण गुजरात में एक क्षेत्र का नाम था लता, वहां पर इन्होंने शासन किया। इनका महत्वपूर्ण शहर भृगुकक्ष था। इस शाखा की स्थापना बरप्पा ने की थी। और तीसरी जो शाखा थी वो मूलराज प्रथम ने तीसरी शाखा की स्थापना की थी और इसकी राजधानी अनहिल पटक, जो आधुनिक पट्टन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य की स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। महत्वपूर्ण शासकों की अगर बात करें तो पहला नंबर है मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम का जो शासनकाल था वो 940 से 995 ईस्वी तक रहा। इन्होंने दिगंबरों के लिए मुल्लावस्तिका मंदिर और श्वेतांबरों के लिए मूलनाथ जिनदेव मंदिर का निर्माण कराया था। इससे ये पता चलता है कि ये जैन धर्म को संरक्षण देते थे। अगले शासक हैं भीम प्रथम की अगर बात की जाए तो इनका शासनकाल 1021 से 1064 ईस्वी तक रहा और इन्होंने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था और इनकी रानी उदयमती ने इनकी स्मृति में रानी की बाव अर्थात रानी की सीढ़ीदार कुआं का निर्माण कराया था, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भी सूचीबद्ध है। भीम प्रथम के जो मंत्री थे विमलसा, इन्होंने जैन भगवान ऋषभ को समर्पित विमल बसाही मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, विमल बसाही मंदिर का निर्माण कराने वाले विमलसा हैं, जो भीम प्रथम के मंत्री रहे हैं। 5 प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों में से ये एक है। गजनी के महमूद ने भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान
गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ को लूटा था। तो सोमनाथ को लूटा किसने? गजनी के महमूद ने। शासनकाल किसका था? भीम प्रथम का। अगले शासक हैं कर्ण। 1065 से 1091 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने कर्णवती, वर्तमान का अहमदाबाद जिसके नाम से हम जानते हैं, तो कर्णवती नाम से इन्होंने क्या की थी? इस शहर की स्थापना की थी। अगले हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज की अगर बात करें तो इनका शासनकाल 1092 से 1142 ईस्वी तक रहा है। सिद्धपुर में रुद्र का महाकाल मंदिर का जो निर्माण है इन्होंने ही करवाया था। अगले हैं कुमारपाल। कुमारपाल गुजरात के चालुक्य अर्थात सोलंकी वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। इनका शासनकाल 1177 से 1240 ईस्वी तक रहा। इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। जब गजनी के महमूद ने मंदिर को लूटा, तोड़ दिया और उसका जो पुनरुद्धार है, जीर्णोद्धार है, उन्होंने किसने करवाया? कुमारपाल ने करवाया था। अगले शासक हैं भीमद्वितीय। भीमद्वितीय। भीमद्वितीय की बात करें तो इनका शासनकाल 1177 से 1240 ईस्वी तक रहा। इन्होंने कायदारा की लड़ाई में मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक विरोध किया था। 1195 में मोहम्मद गौरी के जो डिप्टी था, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने फिर आक्रमण किया और भीमद्वितीय ने उसे दोबारा से हरा दिया। अब पतन की बात करें तो 1243 ईस्वी के बाद गुजरात के चालुक्य ढोलका के हिंदू बघेला वंश अर्थात सोलंकी के सामंत से हार गए। 1292 ईस्वी के बाद बघेला दक्कन के पठार में देवगिरी के सेवना अर्थात यादव वंश के सहायक बन गए और 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरीके से सोलंकी और चालुक्य वंश का यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। अगले शासक थे, अगला राजवंश था तोमर राजवंश। तोमर राजवंश, ये सभी राजपूत राजवंश हैं। तोमर राजवंश की बात करें तो तोमर प्रतिहारों के सामंत थे और इन्होंने डेलिका अर्थात दिल्ली में अपनी राजधानी के साथ हरियाणा क्षेत्र पर शासन किया। वे 36 राजपूत वंशों में से एक थे और मध्ययुगीन बार्डिक साहित्य राजवंश को तुवर नाम दिया। तो तोमर को एक और नाम दिया गया जिसका नाम है तुवर। ठीक है। 13वीं शताब्दी के पालम बावली अर्थात सीढ़ीदार कुआं शिलालेख में उल्लेख किया गया कि हरियाणा की भूमि का आनंद पहले तोमरों द्वारा लिया गया, फिर चौहानों द्वारा और उसके बाद शकों यानी दिल्ली सुल्तानों द्वारा लिया गया। अनंगपाल तोमर राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। उन्होंने घोड़े और बैल की विशेषता वाले सिक्के जारी किए और श्रीमंत देव की उपाधि भी लिखी थी। अनंगपाल द्वितीय महरौली क्षेत्र में लाल कोट के गढ़ के संस्थापक थे और उन्होंने अनंगताल अर्थात टैंक का निर्माण इन्होंने करवाया था। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रसिद्ध सूरज कुंड जलाशय को सूरजपाल नामक तोमर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखिएगा कि इन्होंने बहुत सारी जो है चीज़ों का निर्माण कराया। अगला राजवंश है कन्नौज के गहड़वाल। कन्नौज के गहड़वाल राजवंश। कन्नौज के गहड़वाल राजवंश, इनकी बात करें तो गहड़वाल सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और इन्होंने 100 से अधिक वर्षों तक कन्नौज पर शासन किया था। इन्होंने धीरे धीरे पालों को बिहार से बाहर फेंक दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। गढ़वालों के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रदेव। इन्हें लगभग 1090 ईस्वी के करीब जो है गद्दी पर बैठते हैं। दूसरे शासक थे जयचंद्र, 1170 से 1194 ईस्वी में बैठते हैं। इनके शासनकाल के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जयचंद्र ने अजमेर दिल्ली के चौहानों पर आक्रमण करने के लिए उत्तर के मुसलमानों से मदद मांगी थी और इन्होंने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को हराया था। गहड़वालों के पतन की बात करें तो दिल्ली के पतन के बाद लगभग 1194 ईस्वी में कन्नौज शहर पर गोरी के मोहम्मद ने हमला किया। जयचंद्र चंद्रावर के युद्ध में हार गए थे और गंगा में डूब गए थे।
इनके राज्य को गोरी की सेना ने जीत लिया था। ऐसा माना जाता है कि गहड़वाल वंश के बचे हुए लोग पश्चिम में भागकर राजस्थान, मारवाड़ जो जिनको हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र चले गए, जहां उन्होंने 13वीं शताब्दी में खुद को शासकों के रूप में स्थापित किया। इन्होंने राठौर कबीले की स्थापना की और मारवाड़ या जोधपुर पर शासन किया। अब सबसे ज़्यादा दिमाग में ये सवाल उठता है कि राजपूतों के पतन के क्या कारण थे। तो राजपूतों के पतन के बहुत सारे कारण थे, क्योंकि राजपूत राजा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते। तो सबसे पहला कारण है राजनैतिक कारण। बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। राजनैतिक कारण किस तरह से, तो राजपूत समाज अपने संगठनात्मक ढांचों में सामंती थे। ये विभिन्न कुलों और राज्यों में विभाजित थे। इन कुलों और राज्यों में एकता की कमी थी और वे एक दूसरे के साथ लड़े और इस प्रक्रिया में खुद को थका दिया। इनके पास राजनीतिक दृष्टि और दूरदर्शिता की कमी थी। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना की कमी को प्रदर्शित किया। इन्होंने राजनीतिक एकता पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गर्व को प्राथमिकता दी थी। भूमि के लिए कोई लिखित कानून नहीं था और अधिकांश राजपूत राज्यों में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर शासन किया जाता था। ये राजनीतिक कारण की कमी। दूसरा, सैन्य कारण। तो दृष्टिपूर्ण सैन्य संगठन, राजपूत सैन्य संगठन गंभीर रूप से दोषपूर्ण था। इन्होंने एक स्थायी सेना नहीं रखी और मुख्य रूप से सामंती प्रभुओं की सेनाओं पर भरोसा किया। वे अक्सर अप्रशिक्षित सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेजते थे, जिन्हें युद्ध के दौरान जल्दबाजी में भर्ती किया जाता था। गतिशीलता की कमी थी। गतिशीलता उस समय तुर्की सैन्य संगठनों की मुख्य बात रही है। ये घोड़ों का युग था और एक अच्छी तरह से सुसज्जित घुड़सवार सेना थी किसके पास, तुर्कों के पास, और यही राजपूतों के पास नहीं रही। राजपूतों में इसकी कमी थी। रक्षात्मक युद्ध रणनीतियां नहीं थी। इन्होंने अक्सर रक्षात्मक युद्ध लड़े और दुश्मन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी आक्रामक युद्ध नहीं लड़े, इसलिए वे सुरक्षा की उम्मीद में हार गए। नए हथियारों की कमी थी। इनके हथियार पारंपरिक भाला और तलवार थे जो लंबी दूरी पर प्रभावी थे, जबकि तुर्की आक्रमणकारी कुशल तीरंदाज थे। वो घोड़े पर बैठ करके तीर चला देते थे। तो कुशल और अनुशासित घुड़सवार सेना पर ये निर्भर रहे। कमजोर गुप्तचर प्रणाली थी इनकी। राजपूत अपने पड़ोसी शासक राजवंशों के आंदोलनों पर नजर रखने की अपनी क्षमता तक सीमित थे। विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं मिल पाती थी। तो इस तरीके से इनका जो है पतन निश्चित था। अगला कारण आर्थिक कारण है। राजपूत शासक विलासिता से प्यार करते थे और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों पर बहुत पैसा खर्च करते थे। इनका रोजाना जो खजाना था वो खाली हो गया। शाही खजाने की कमी ने राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। विदेशी आक्रमण मुख्य रूप से भारत के सोने से प्रेरित थे, जिसे मंदिरों और धार्मिक भवनों में रखा गया था और इसे प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी, खर्च करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन विदेशी आते हैं और मंदिरों और धार्मिक भवनों में जा कर के उसको लूट करके अपने साथ उसको ले गए। तो इसी तरह से जो हमारे भारत की जो संपत्ति थी ये विदेशियों के संसाधनों में वृद्धि कर दी। अगला है धार्मिक कारण। इस्लाम एक अपेक्षाकृत नया धर्म था और इसके अनुयायी उत्साह से भरे हुए थे। मुसलमानों का आदर्श वाक्य इस्लाम का विस्तार था और काफिरों का विनाश। उनका मानना था कि इससे परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त होगा और उन्होंने धर्म प्रचारक उत्साह के साथ भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजपूत उस उत्साह के साथ युद्ध छेड़ने के लिए उत्सुक नहीं थे जो इनके विरोधियों ने किया था। अगला कारण है जातिगत चेतना। तो राजपूतों ने जातिगत श्रेष्ठता की प्रबल भावना थी और वे अन्य जातियों को हीन समझते थे। वे कभी भी अन्य जातियों के लोगों के साथ घुलना मिलना या भोजन नहीं करते थे, जिससे लोगों के बीच कलह उत्पन्न हो गई। उनका मानना है कि क्षत्रिय केवल लड़ सकते हैं और इसलिए युद्ध में अपना कैरियर बनाने के हकदार हैं। दूसरी ओर तुर्कों के पास ऐसी कोई भावना नहीं थी। वे एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ लड़ते थे। उनमें जातिगत भावना नहीं थी। वे जहाँ भी जाते थे लोगों को मृत्यु के पार पहुँचाते थे और वहाँ पर कब्जा करना उनका एक
ध्येय बन चुका था। अगला है कारण राजपूतों द्वारा देखी गई नैतिकता। तो नैतिकता और आचार विचार राजपूतों द्वारा न केवल रोजमर्रा की जिंदगी में बल्कि युद्ध के मैदान में भी देखी गई थी। वे रात में सोते हुए दुश्मन या निहत्थे नागरिकों पर कभी हमला नहीं करते थे। इस तरह के मूल्यों को तुर्कियों द्वारा नहीं माना गया। तुर्कों ने नैतिक और अनैतिक विजय के अंतर नहीं समझा। जैसे पृथ्वीराज चौहान तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को कैद करने में सक्षम हो गए थे। वे चाहते तो गौरी को मार देते, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि निहत्थों पे राजपूत आक्रमण नहीं करते थे, निहत्थों पे वार नहीं करते थे। लेकिन वहीं गौरी ने दूसरी जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। तो इस तरीके से राजपूतों के जितने भी राजवंश थे मैंने आपको बताया, राजपूतों के पतन का कारण भी मैंने बताया। तो हमारा ये राजपूतों का खत्म होता है और प्रारंभिक उत्तर भारत में जो प्रारंभिक मध्ययुगीन है यहीं से वो टॉपिक भी समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।